हमें फैन मैंशन दिखाया जाता है जो कि एक बड़ा सा कोर्ट यार्ड था और दिखने में बहुत ही लग्जरी और ब्यूटीफुल लग रहा था। फैंग का मैनेजर उसके लिए कार का डोर ओपन करता है। फैंग कार से बाहर आता है और उसके साथ हुआंग वे भी था जो रोड से बंधा हुआ था। वो फैंग के उस मैंशन को देखकर कहता है, तुम्हारी फैंग फैमिली ने इस शानदार कोर्ट यार्ड में रहने के लिए न जाने कितने बुरे काम किए होंगे। हालांकि फिर भी मिस्टर फैंग, आपका ये कोर्ट यार्ड उतना अच्छा नहीं है। आपको इसे रिसॉल्व करने के लिए एक मास्टर की जरूरत है, पर यहाँ के मास्टर तो तुम ही हो जो कि एक डेविल का अवतार है। इवन भूत भी तुम्हें देखकर भाग जाएंगे। ये सुनने के बाद फैंग वान उससे कहता है, अगर तुम इसी तरह बकवास करते रहे ना तो मैं तुम्हें उन जापानी लोगों को दे दूंगा। फिर देखना कि वो लोग तुम्हें कितने दिन तक जिंदा रखते हैं, या फिर तुम्हारे उन दोस्तों को जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। हुआंग वे कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? फैंग वान कहता है, वो तो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। ऐसा कहने के बाद वो उसे घर के अंदर लेकर जाता है और कबर्ड से कुछ निकालने वाला था, पर अचानक वो कुछ सोचने लगता है और अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालता है, जिसे देखकर हुआंग वे डर जाता है। उसे लगता है कि वो उससे मारने वाला है। वो फैंग वान से कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम इस तरह किसी को नहीं मार सकते। पर फैंग वान उसकी बंधी हुई रस्सियों को उससे काट देता है। देन उसे कबर्ड से कपड़े निकाल कर देता है और उससे कहता है कि आज से वो उसके साथ उसका एक बॉडीगार्ड बनकर रहेगा और इसे फैंग फैमिली के सारे रूल्स मानने होंगे और अच्छा बर्ताव करना होगा। और जब तक वो उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करता है, वो प्रॉमिस करता है कि कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। हुआंग वे कहता है, तुमने क्या कहा? फैंग वान कहता है, अपनी ये बेवकूफी वाली हरकतें करना बंद करो। हुआंग वे कहता है, तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? 10 साल पहले भी तुमने ऐसा ही कुछ प्रॉमिस किया था और उसका रिजल्ट क्या हुआ? 10 जापानीज रोनीस मुझे ऑलमोस्ट मारने वाले थे, पर फिर भी तुम मुझे बचाने नहीं आए और फिर से वही झूठा प्रॉमिस करने की हिम्मत कर रहे हो। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ टेबल पर रखे राइस केक को गुस्से में खाने लग जाता है। फैंग वान उस ड्रेस को उठाता है जिसे हुआंग वे ने फ्लोर पर फेंक दिया था और उससे कहता है, इतने सालों में जो कुछ भी हुआ वो किसी रीजन की वजह से हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने कभी भी तुम्हारी परवाह नहीं की। हुआंग वे कहता है, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी कहो पर उसका अब कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर फैंग वान उसके ऊपर वो ड्रेस फेंक देता है और उससे कहता है, क्या ये राइस केक टेस्टी है? हुआंग वे कहता है, हाँ। फैंग वान कहता है, तो अब से तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे। जब तक मेरे पास फूड और पैसा है मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। हुआंग वे कहता है, तुम मुझे इस तरह की छोटी मोटी रिश्वत देकर मनाने की कोशिश मत करो। मैं हुआंग वे जिन हूँ, तो कभी भी मुझे ना तो पैसे का लालच रहा है और ना ही सम्मान का। ये दोनों ही चीजें मुझे गुमराह नहीं कर सकती। और क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूंगा? लेकिन मैं तुम्हारा यंग मास्टर जरूर बन सकता हूँ और तुम्हें सर्व कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो उसके बेड पर जाकर लेट जाता है और उसे परेशान करने के लिए कहता है कि उसे इतनी बड़े बेड पर भी अच्छे से नींद नहीं आ रही है। फैंग वान कहता है, ये तो अच्छी बात है, ये मेरा बेड है। हुआंग वे कहता है, तो फिर मैं कहाँ सोऊंगा? देन हमें दिखाया जाता है कि हुआंग वे एक रूम में खड़ा हुआ था जहाँ की इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी नहीं थी और सारा सामान बिखरा पड़ा था। हुआंग वे उस रूम की हालत देखकर शॉक हो गया था। वो सोचने लगता है, उसने अभी कहा था ना कि वो मुझे अच्छी लाइट प्रोवाइड करेगा और सारी फैसिलिटीज भी, तो क्या उसने झूठ कहा था? देन वो रूम के बाहर आता है तो देखता है उसके रूम के बाहर 2 गार्ड्स खड़े हुए थे जो पहरा दे रहे थे। वो उसे रूम से बाहर नहीं जाने देते हैं। वो रूम के अंदर आ जाता है और सोचने लगता है कि वो सफीम को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकता है। देन वो विंडो की तरफ देखता है और वहाँ से कूद जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक देखता है कि फैंग वान उसके पीछे खड़ा हुआ था। वो उससे कहता है, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? हुआंग वे उससे कहता है, तुम्हारे घर पर कुछ है। फैंग वान कहता है, सच में? और अपनी गन निकाल लेता है, जिसे देखकर हुआंग वे डर जाता है और उससे कहता है, तुम इतनी रात में भी गन लेकर घूम रहे हो? रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। फैंग वान कहता है, तुम्हें भी जाकर रेस्ट करना चाहिए। हुआंग वे कहता है, उसे दूसरी जगह पर आसानी से नींद नहीं आती है। फैंग वान कहता है, क्या तुम्हें इसमें मेरी हेल्प चाहिए? हुआंग वे कहता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ मून देखने आया था। फैंग वान कहता है, तुम्हें नींद नहीं आती है, इसका मतलब तुम्हें ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है। देन उससे कहता है कि वो सवेरे उठकर सभी के साथ एक्सरसाइज करे। हुआंग वे कहता है, मैं नहीं करूँगा, क्या तुम मुझे सच में एक बॉडीगार्ड की तरह ट्रीट करना चाहते हो? फैंग वान उसके सर पर गन रखता है और कहता है, कोई भी मेरे ऑर्डर को मानने से इनकार नहीं कर सकता। हुआंग वे फिर उसकी गन को नीचे रखते हुए कहता है, चिंता मत करो, तुम कल सुबह देखना कि मैं सबके साथ कितने अच्छे से एक्सरसाइज करता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो अपने रूम में वापस चला जाता है।
फेंग वान कहता है तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, ये इतना आसान नहीं है। अगली सुबह फेंग वान अपने मैनेजर से कहता है क्या रिमाइनिंग अफीम उन्हें मिल गया है। उसका मैनेजर कहता है अब तक नहीं। फेंग वान कहता है इसका जल्दी से पता लगाओ, एक भी अफीम मार्केट में नहीं जानी चाहिए। फेंग फैमिली ये बिल्कुल भी ऑलो नहीं करती है कि इससे ऑर्डिनरी लोगों को नुकसान पहुँचे। उसका मैनेजर कहता है यंग मास्टर मा वांची के बाद हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया है, हमें उसे मारना ही होगा, लेकिन इस तरह जापानीज के अगेंस्ट जाना हमारे लिए ठीक नहीं है। मुझे डर है कहीं हमें इससे नुकसान का सामना न करना पड़े। ये सुनकर फेंग वान को गुस्सा आता है। वो अपने मैनेजर से कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें लगता है कि हम उनसे कमजोर हैं? उसका मैनेजर कहता है ऐसा नहीं है, मैं तो फेंग फैमिली के बारे में सोचकर ऐसा कह रहा था क्योंकि जापानीज लोगों की पावर हमसे ज्यादा अच्छी है और हमें खुद को पहले प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि लोगों को। फेंग वान कहता है मैं तुमसे ये बात दोबारा नहीं सुनना चाहता। देन वो हुआंग वे की तरफ देखता है जो उसके बॉडीगार्ड्स के साथ मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहा था। उसे देखकर उसका मैनेजर कहता है ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। फेंग वान कहता है उसे थोड़ा एक्सरसाइज करने दो। उसका मैनेजर कहता है यंग मास्टर हर कोई आपका बॉडीगार्ड नहीं बन सकता और ये लड़का तो बिल्कुल भी नहीं। हमेशा से मैंने ही पर्सनली आपके लिए बॉडीगार्ड्स को सिलेक्ट किया है, ये रूल्स के खिलाफ है। फेंग वान कहता है रूल तो कब के मर चुके हैं, पर तुम जिंदा कैसे हो। उसका मैनेजर कहता है मास्टर में समझिए आप क्या कहना चाहते हैं। देन वो हुआंग वे की तरफ देखकर कहता है ये लड़का क्या कर रहा है, ऐसे कोई एक्सरसाइज करता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हुआंग वे एक्सरसाइज करने के बजाय कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था, पर फेंग वान उससे कुछ नहीं कहता है। उसका मैनेजर उन सारे गार्ड्स को फिर उनका रूल समझाता है और कहता है कि अब जब तुम फैंग फैमिली के बॉडीगार्ड्स बन चुके हो तो तुम्हें बहुत सारे दुश्मनों का सामना करना होगा, इसलिए तुम्हारी निशानेबाजी अच्छी होनी चाहिए ताकि तुम यंग मास्टर को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सको और तुम्हें कभी भी कमजोर या मर्सीफुल नहीं होना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फैंग फैमिली कभी भी यूजलेस मैन को यहाँ नहीं रखती, ऐसा वो हुआंग वे की तरफ देखकर कहता है। हुआंग वे कहता है मैं तो एक प्राइसलेस यूजलेस पर्सन हूँ। तो फेंग वान का मैनेजर कहता है तब तो फिर तुम्हें मर जाना चाहिए। हुआंग वे कहता है नहीं, मैं यूजफुल बन सकता हूँ। फेंग वान का मैनेजर फिर उसे एक गन देता है और उसे टारगेट पर शूट करने को कहता है। फेंग वान भी उसके सामने खड़ा हुआ था और उसे देख रहा था। हुआंग वे उससे कहता है तुमने कहा था अगर मुझसे शॉट मिस हो गया तो ये लोग मुझे मरते दम तक मारेंगे। फेंग वान कहता है ये तुम खुद ही देख लेना। हुआंग वे फिर उस टारगेट पर शूट करने लगता है। फेंग वान देखता है कि उसे गन भी अच्छी तरह से पकड़ना नहीं आ रहा था, तो उसे गन पकड़ना सिखाता है। हुआंग वे फिर शूट करता है पर उसका एक भी शॉट टारगेट पर जाकर नहीं लगता है। वो फेंग वान से कहता है तुमने देखा मुझे शूट करना नहीं आता। फेंग वान कहता है तुम्हारे पास अभी भी एक बुलेट बची हुई है, पर हुआंग वे जानबूझकर उस बुलेट को दूसरी डायरेक्शन में शूट करता है जो एक गार्ड को जाकर लगती है, जिसे देखकर सभी शॉक रह जाते हैं और उस गार्ड के पास जाते हैं। ओके गाइस, इस पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।